Good morning everyone. This is our social science class for class 9. So we already started our history book chapter 3rd, that is Nazism and the rise of Hitler. So this is the fourth part of our chapter 3rd, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, रेडिकलिज्म का रेडिकल का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी. ठीक है, कि किसी चीज़ के रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि किसी चीज़ पे आपने स्ट्राइक करी या अगेंस्ट गए और सडनली वो चेंज आई, वो रिवॉल्यूशनरी चेंज है. ठीक है, उसको हम रेडिकलिज्म बोलते हैं. और रेडिकल एक होता है इसके अपोजिट इवोल्यूशनरी. इवोल्यूशनरी क्या होता है कि टाइम के साथ चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे एक चाइल्ड होता है तो वो टाइम के साथ सब कुछ सीखता है, बोलना चलना, तो वो इवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है. लेकिन रेवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है कि उसको कुछ एकदम से सिखाया जाए, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी चेंज. ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन था वो रेवोल्यूशनरी चेंज था. ठीक है, और ह्यूमन का इवॉल्व हुआ, उसको इवॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमन एक दिन में इवॉल्व नहीं हुआ ना. evolution of human is not, we can say evolution of human is not possible in a single day. ठीक है, तो धीमे 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 उसका माइंडसेट जो था इवॉल्व हो, तो ये होता है इवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी में डिफरेंस. अब हम जो देखेंगे वो है हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, यानी पॉलिटिकल कंडीशंस को कैसे चेंज करने की कोशिश की गई थी. रेवोल्यूशन यानी एकदम से, वो इवोल्यूशनरी चेंज नहीं था, इवोल्यूशन तो धीमे धीमे. एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर उससे कैसे इकोनॉमी जो थी वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशंस डिस्टर्ब हुई थी. द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. तो यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वेमिनार रिपब्लिक का बर्थ हुआ था, मतलब वेमर रिपब्लिक स्टार्ट हुआ था, वो एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे. उस आइडिया को वहीं कोइंसाइड कर दिया गया, दबाने की कोशिश करी गई. लेकिन लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन करा, क्योंकि तो उस रेवोल्यूशन को दबाने की कोशिश की गई. अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लेग्यू ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. उस तरीके से जब वेमर रिपब्लिक के लिए लोगों ने रेवोल्यूशन करा था कि नहीं, उन्हें डिक्टेटरशिप या मोनार्ची नहीं, बल्कि उन्हें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, पर उस चीज़ को दबाने की कोशिश की गई थी. सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश. जो वर्कर्स का ग्रुप होता था या जो सेलर्स यानी जो बोट ड्राइव करते थे, हम उनको बोलते हैं सेलर्स. ठीक है, सेलर्स इन मैनी सिटीज़. The political atmosphere in Berlin was charged with the demands for the Soviet-style governance. तो क्या होता था कि वहाँ का जो भी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल कंडीशंस थी बर्लिन की उस समय, उससे जो डिमांड थी वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहते थे. Those opposed to those such as the Socialist Democrats and Catholics met in Weimar to give the shape to the Democratic Republican. और फिर क्या होता था कि वो इस चीज़ के अपोजिट थे बिल्कुल. किस चीज़ के? Such as the Socialist Democrats and Catholics met in Weimar to give shape to the Democrat. लेकिन वो क्योंकि वो इस चीज़ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट क्यों चाहते थे? क्योंकि वो सोशलिस्ट हो, चाहे डेमोक्रेट हो या कैथोलिक हो, इन तीनों के ही खिलाफ थे. क्योंकि इनमें क्या होता था कि लोग कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते थे और फिर वो अपनी मीटिंग करते थे और उनमें से लोगों को वोटिंग, तो इसलिए वो डेमोक्रेटिक वेमर स्टाइल था उसके भी अगेंस्ट में थे, वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहते थे. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. So क्या हुआ था वेमर रिपब्लिक से कि किस चीज़ क्या अपराइजिंग यानी क्या चीज़ नई होनी शुरू हुई थी? विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स. तो उसको फ्री क्रॉप्स का नाम दिया गया था उस समय जो वॉर हो रहे थे और उसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप बन रहे थे. The August Spartist later founded the Communist Party of Germany. तो उस समय एक पार्टी मिली थी जर्मनी की जिसे कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया है. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became inconceivable enemies and should not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution. तो क्या हुआ था कि जितने भी कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे
उनको ये माना गया कि वो एक तरीके से अपनी ही कह सकते हैं कंट्री के एनिमी साबित हो रहे थे, एनिमी बन रहे थे, बिकेम इररिकॉन्सिबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज। पर उनके पास एक ऐसा कॉज नहीं था जिससे वो हिटलर को हटा सके, मतलब कि क्योंकि उनके पास इतना अच्छा कह सकते हैं सॉलिड या ऑथेंटिक रीज़न नहीं था जिससे वो हिटलर को हटा सकें, इसलिए वो अपनी ही कंट्री के एनिमी साबित हो रहे थे। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन, लेकिन सभी लोग चाहे वो मिलिट्री के न हो या फिर रेवोल्यूशनरी हो, सब क्या चाहते थे, एक रेडिकल चेंज चाहते थे। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। और ये रेवोल्यूशन जो था सबसे ज़्यादा कब हुआ था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस यानी 1923 में हुआ था। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी मनी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, और अच्छे से कह सकते हैं कि वो जो वहाँ का मतलब इकोनॉमिक सेक्टर है, जो लोग वर्क करते हैं चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशंस इन गोल्ड। सो जर्मनी ने जब वॉर हुआ था तो जर्मनी ने क्या किया था, लोन्स लिए थे और अब वो लोन्स उसको पे करने थे, और वो भी गोल्ड के फॉर्म में। रिप्रेशंस इन गोल्ड। तो रिप्रेशन का मतलब होता है, रिप्रेशन मतलब किसी गलत चीज़ के लिए पैसा लिया था। तो जो उन्होंने लोन लिया था वो गलत चीज़ के लिए लिया था, यानी वॉर में लिया था, तो उनको वो गोल्ड के टर्म्स में यानी गोल्ड देकर पे करना था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम, और इस कारण से डिप्लीटेड यानी ख़त्म होना, तो जर्मनी की जितनी भी गोल्ड रिजर्व्स थी यानी खजान जिसे हम बोलते हैं थी, वो खजाने ख़त्म होने जा रही थी। वर स्केयर, और गोल्ड की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और इसलिए क्या होता है, जर्मनी ने ये मतलब जो लोन था इसको गोल्ड के फॉर्म में पे करने से मना कर दिया था। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, इसलिए जो जर्मनी की पहले गोल्ड से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी और अब वो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, और फ्रेंच ने उस एरिया मतलब उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया था। रूर टू क्लेम देयर कोल, और फ्रेंच ने जो जर्मनी का कोल रुड रीजन था कोल का, रुड वैली जो है यूरोप की वो बहुत ज़्यादा फेमस है कोल के लिए, तो फ्रेंच ने रुड रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था। जर्मनी retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly, और इसलिए जर्मनी ने क्या करा कि जो पेपर करेंसी थी उसको बहुत ज़्यादा प्रिंट करा उस समय। रेकलेसली मतलब बिना ध्यान दिए बस प्रिंट करते गए। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, और क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मनी उस समय प्रिंट कर दिया था तो मनी जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस कारण से जो जर्मनी की करेंसी की वैल्यू थी वो गिर गई। इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई it is 3,53,000 marks, in August it is 4 lakh we can say 46,21,000 marks, and at 90 we can say 9 crore 86,60,000 marks by December the figure had ran into trillions। तो हम देख सकते हैं कि जो फिगर है वो ट्रिलियंस तक जा रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो हमने इसे अभी अपने फॉर्म में रीड करा। अगर हम इसे ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो ये ट्रिलियन तक जा रहा है। ठीक है, देखो पहले 100 थे, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जाता जा रहा है। हम इस फिगर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखें कि अप्रैल में कितने थे, फिर अप्रैल के बाद जुलाई में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, फिर अगस्त में और दिसंबर में। तो इस तरीके से जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी और इसलिए उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई और इनकी करेंसी कोलैप्स हो गई थी। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइजेज ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो इसके कारण क्या हुआ, इतनी ज़्यादा उन्हें अगर क्योंकि करेंसी बढ़ा दी इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई। द इमेज ऑफ जर्मन
carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of a bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. This crisis came to be known as a hyperflation, a situation when prices rise phenomenally high. और क्योंकि चीज़ों की मतलब जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर गई थी, इतनी ज़्यादा करेंसी पब्लिश कर दी थी, प्रिंट कर दी थी, तो इस कारण लोगों ने क्या करा, सेलर मतलब जो चीज़ों को बेचते थे उनने क्या करा, सेलर्स ने कि चीज़ों को महंगा कर दिया बहुत ज़्यादा। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी, यानी लोग पूरे के पूरे कार्ट लोड्स ले जाते थे, यानी कि पूरी की पूरी गाड़ी भर के जो पहले होते थे ना कार्ट, उनको करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग पूरी की पूरी, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बग्गी, है ना, पूरी की पूरी कार्ट भर के ले जाते थे सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। इतनी ज़्यादा करेंसी जो है उन लोगों ने प्रिंट कर दी थी। दिस क्राइसिस केम टू बी हाइपरफ्लेशन, और इसको क्या नाम दिया गया, हाइपरफ्लेशन, यानी कि जो चीज़, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी होता है किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना, ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ 10 रुपीज़ की है वो 12 की होगी, बट अगर 15 की हो जाएगी, लेकिन अगर वो 50 की हो जाए 10 रुपीज़ की चीज़ तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होगा। तो करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंटेड हो गई थी, इसलिए चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ा दिए गए थे और इसको क्या बोला गया है, हाइपर इन्फ्लेशन। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davos Plan, which reworked the terms of repression to ease the financial burden on German। और ये क्यों किया गया था, ताकि जो जर्मन पे फाइनेंशियल बर्डन था वो कम किया जा सके। पर इसके बाद इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस, और अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प करी थी इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। और इसलिए इस समय जर्मनी में एक प्लान आया था जिसको हम डॉस प्लान के नाम से जानते हैं, विच रिवर्कड द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू ईज, मतलब इस समय जर्मनी पे जितना भी बर्डन था इस प्लान के बाद वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और हेल्प कौन सी कंट्री ने की, अमेरिका ने। The years of depression, the years between 1924 and 1928 saw some stability। तो इसलिए 1924 से 28 के बीच में जर्मनी में स्टेबिलिटी आई थी, मतलब जो स्थितियाँ थी वो सही हो गई थी। Yet this was built on sand। German investments and industrial recovery were totally depend on short-term loans, largely from USA। पर हाँ, अभी भी एक बात थी कि बिल्कुल सैंड की तरह थी, बिल्ट ऑन सैंड, मतलब जो स्टेबिलिटी थी वो कैसी थी, मिट्टी की तरह थी, कि मिट्टी की बनी हुई चीज़ जो होगी वो जल्दी से टूट सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो उनकी जो स्टेबिलिटी थी वो मिट्टी की तरह थी कि जो जल्दी से टूट सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ थी वो किस पे डिपेंड थी, अमेरिका पे, जो उन्होंने अमेरिका से लोन लिए थे शॉर्ट टर्म, मतलब छोटे छोटे। द सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। सो क्या देखेंगे हम कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, एक मार्केट का नेम है जो कि अमेरिका में है, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट अमेरिका का, ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट मार्केट क्रैश्ड इन 19। और जब जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट होता है जहाँ हर चीज़ खरीद के रखी जाती है, ठीक है। तो जब वो स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, ख़त्म हो गया था, अमेरिका का ख़राब हो गया था 1929 में, तो जर्मनी का सबसे बड़ा सपोर्ट छिन गया था उनसे, ठीक है। जर्मनी को सबसे ज़्यादा यूएसए ही सपोर्ट कर रहा था, और यूएसए ही था जिसकी वजह से जर्मनी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ पाया था। लेकिन अब क्या हुआ था, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो यूएसए का सबसे बड़ा मार्केट था वो ख़त्म हो गया था, तो जर्मनी का सबसे बड़ा सपोर्ट उनसे अलग हो गया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, पीपल मेड फैंटास्टिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर। और इसीलिए क्योंकि प्राइजेस गिरते जा रहे थे तो जो शेयर होते हैं वो लोगों ने जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर दिए। ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, और 24 अक्टूबर को एक ही दिन के अंदर 13 मिलियन
शेयर सोल्ड हो गए थे, बिक गए थे। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये उस टाइम की बात है जब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है। ये टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए फेमस है। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, और 1929 और 1932 के बीच में जो अमेरिका की यानी यूएसए की जो इनकम थी वो आधी से भी कम हो गई थी, मतलब इतनी गिर गई थी कि वो आधी से भी कम रह गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गए। एक्सपोर्ट्स फेल, यानी जो बाहर भेजा जाता था सामान, यानी ट्रेड करते थे, वो बंद हो गया। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और जिनने भी मार्केट में मनी लगाया था उनने अपना मार्केट में से मनी वापस ले लिया, जिससे कि फार्मर्स को भी नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट ख़त्म तो उनकी चीज़ों को अब खरीदेगा कौन। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये जो रिसेशन आया था यूएस की इकनॉमी पे, ये पूरे वर्ल्ड वाइड को, इसने मतलब पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को इफेक्ट करा था। इसलिए जब भी हम कभी बात करें तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत फेमस टॉपिक है, और कहाँ पे हुआ था, ये यूएस की इकनॉमी में हुआ था। थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।